और पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच अब नवजोत सिंह सिद्धू आज एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही सिद्धू पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पहुंचे हैं। यहां सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस बीच पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी यहां मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार सिद्धू को पंजाब कांग्रेस चीफ बनाने की चिट्ठी इस मुलाकात के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। पंजाब कांग्रेस को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की संभावना जताई जा रही है। सिद्धू के साथ ही प्रदेश में 2 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष होने की भी उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस एक दलित और एक उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले हिंदू को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के विचार पर काम कर रही है। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए राजकुमार वेरका और संतोख चौधरी के नामों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दलित हैं और अकाली दल बसपा गठबंधन के प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में हिंदू समुदाय से एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य समीकरण को अच्छे से संतुलित करना हो सकता है और इस दिशा में काम करते हुए पार्टी विजय इंदर सिंगला को एक और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी चुनाव से पहले राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने और राज्य में दलित समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं हो सकती और इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार खुद ही इस पर विचार कर निर्णय ले। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 19 जुलाई के लिए टालते हुए यह भी कहा है कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाती है तो वो खुद आदेश जारी करेगा। बुधवार को 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहितन नरीमन और BR गवई की बेंच ने इस पूरे मामले में खुद ही संज्ञान लिया था। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन यूपी ऐसा नहीं कर रहा। ऐसे में राज्य सरकार का यह रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्योंकि इस यात्रा को 25 जुलाई से शुरू होना है, इसीलिए इस मसले पर जल्द ही सुनवाई जरूरी है। और आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए कहा है कि इस यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा। ऐसे में केंद्र के लिए पेश किए गए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिर तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं होगा। ऐसे में बेहतर यह है कि टैंकर के जरिए गंगा जल जगह जगह उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि इस बारे में फैसला राज्य सरकार को ही लेना है। और ड्रग्स के खिलाफ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की जीरो टॉलरेंस यानी कि 12,000 किलोग्राम अफीम जलाएगी असम सरकार। असम सरकार का 12,000 किलोग्राम अफीम सिर्फ 2 दिन में जलाई जाएगी। जब्त नशीले पदार्थों को पुलिस 17 जुलाई को दीफू और गोलाघाट और 18 जुलाई को नगांव और होजई में जलाएगी। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने ड्रग्स के खतरे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ऐसे में विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में एकजुट होकर इस समस्या से लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बिस्वा शर्मा ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ड्रग्स, गौ तस्करी और मानव तस्करी के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी बताया कि असम पुलिस ने पिछले 2 महीनों के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 1,897 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान 28 किलोग्राम हेरोइन और 41 किलोग्राम अफीम समेत अन्य को जब्त कर लिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बताया है कि राज्य विधानसभा को सूचित किया कि सरकार पिछले 2 महीनों में जब्त की गई दवाओं को 17 और 18 जुलाई को सार्वजनिक रूप से जलाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि नेटवर्क की जड़ म्यांमार में है और कुछ विद्रोही समूह आपूर्ति में शामिल है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को व्यापक में उल्फा आतंकवादियों के शामिल होने के
बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में पूर्वोत्तर राज्य नशीली दवाओं के खतरे को समाप्त करने के लिए कुल समन्वय में काम कर रही है। ऐसे में राज्य में मुख्यमंत्री के संपर्क में भी वो लगातार बने हुए हैं। और कोरोना ने बच्चों के टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लगा दिया है। 2.3 करोड़ बच्चों को नहीं लग पाई वैक्सीन, जिसके बाद अब कोरोना महामारी का कहर जीवन के हर क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। यहां तक कि इसने बच्चों को भी अब अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण 2020 में 2.3 करोड़ बच्चों को जीवन रक्षक टीका नहीं लगाया गया। इससे भविष्य में इन बच्चों पर खतरा पैदा हो सकता है। ये बच्चे सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जरूरी जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि 2020 में 1.7 करोड़ बच्चे ऐसे रहे जिन्हें टीके की एक भी खुराक नहीं लगी है, जबकि कुल 2.3 करोड़ बच्चे किसी न किसी तरह के जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए। पोलियो, खसरा जैसी बीमारियां नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार महामारी से पहले डीपीटी, खसरा और पोलियो के टीकाकरण की दर 86% थी, जबकि WHO का मानक 95% है। ऐसे में 2019 में 35 लाख बच्चों को डीपीटी 1 टीके की पहली खुराक नहीं लगाई गई थी। इसी तरह से अब 30 लाख बच्चों को खसरे के टीके की पहली डोज नहीं लग पाई है। ऐसे में आपको बता दें कि गवी के CEO डॉक्टर सेठ बरकल ने कहा है कि महामारी के कारण टीकाकरण की दर में गिरावट चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों को इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो खसरा और पोलियो जैसी बीमारियां एक बार फिर से नई मुश्किलें बनकर खड़ी हो सकती हैं। WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने यह भी कहा है कि दुनिया के सभी अन्य जरूरी टीकाकरण अभियान को पीछे छोड़कर कोरोना टीके पर जोर दे रहे हैं। हकीकत यह है कि इस स्थिति में हम बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और इस लापरवाही का नतीजा बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बता दें, कई और ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जो बच्चों को अपनी चपेट में ले सकती है।